दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ फ्रांसीसी क्रांति के एमसीक्यू को लेके। अभी आप लोगों को जैसा कि पता है कि आने वाले एग्जाम में ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको चैप्टर के एमसीक्यू का तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो क्लास 9th है और हिस्ट्री का इसका बुक है और चैप्टर 1 है जिसके एमसीक्यू आज आप सभी को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर का जो बेस है इसी पे टिका हुआ है क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो फ्रांस की क्रांति पे ही अटका हुआ था। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में, मतलब 1789 में। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। इसके साथ साथ मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई थी। इस समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था। ध्यान से देखिएगा, इस समय फ्रांस में किसका शासन था तो लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां निरंकुश एवं अत्याचारी शासक था, मतलब जनता इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और आप भी जानते हैं कि ऐसे राजा को कौन पसंद करता है जो बहुत ही निरंकुश हो, अत्याचारी हो, अपने जनता से प्यार नहीं करता हो। ऐसे राजा को पसंद करना तो बिल्कुल ही गलत है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिब्रे क्या था। तो लिब्रे के बारे में आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। यह फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी, मतलब पैसे जैसे हमारे भारत में रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, ऐसे ही जो उस समय के लिब्रे थे वो फ्रांस के मुद्रा के रूप में जाना जाता था। फ्रांस की मुद्रा को ही लिब्रे कहा जाता था और यह 1794 में समाप्त कर दिया गया था, मतलब 1794 में इस मुद्रा को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। तो ऐसे में ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी, जब रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। लुई 16वां 1774 में राजगद्दी पर बैठा था और लुई 16वां जो है वो निरंकुश शासक था। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि लुई 16वां को उसकी जनता पसंद नहीं करती थी। इसके बहुत सारे कारण थे। उसके डिटेल्स आपको फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर में प्राप्त हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यदि आप फ्रांसीसी क्रांति के डिटेल्स चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे दिए गए फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट से क्या अभिप्राय था। तो स्टेट के बारे में भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट जो था वो फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। फ्रांस के जितने भी लोग थे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया था। फ्रांस का समाज 3 प्रकार के स्टेट में बटा हुआ था। जब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रथम स्टेट जिसमें पादरी आते थे, दूसरे स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि आते थे। मतलब कि जो तीसरे स्टेट थे उनकी जनसंख्या पहले और दूसरे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ के राजा ने यहाँ के टोटल जनता को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया था, जिसे हम स्टेट के नाम से जानते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय स्टेट में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो द्वितीय स्टेट की अगर बात करें तो उसमें कुलीन वर्ग शामिल थे। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। पादरी प्रथम स्टेट में थे, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में थे और व्यापारी तृतीय स्टेट में, जो किसान थे या छोटे मोटे व्यापारी थे या फिर अदालती कर्मचारी थे, वो तीसरे स्टेट में आते थे। तो यहाँ पे मोस्टली हमें ये देखना है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग ही आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। तो कुलीन वर्ग जो था वो तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था, तीसरे स्टेट में ये शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर है, क्योंकि अदालती कर्मचारी, बड़े व्यापारी, किसान तृतीय स्टेट के अंतर्गत शामिल थे, और जबकि कुलीन वर्ग जो अमीर और संपन्न वर्ग के अंतर्गत आते थे उन्हें द्वितीय स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे दिए गए जो डिटेल्स हैं इनसे भी आपके कई सारे एमसीक्यू तैयार हो सकते हैं।
आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल थे? जो पादरी थे वो प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चर्च का कामकाज देखने वाले को पादरी कहा जाता था। इस प्रकार पादरी प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। इस प्रकार पादरी प्रथम स्टेट में ही गिना जाता था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्याएं किसानों की थी? अगर फ्रांसीसी पूरे समाज की बात कर ली जाए तो उसमें किसानों की जो जनसंख्या थी प्रतिशत में वो 90% थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। फ्रांसीसी समाज में लगभग 90% लोग किसान थे। हालांकि 60% भूभाग पर कुलीन, पादरी और तृतीय स्टेट के अमीर लोग शामिल थे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने की छूट था? जो आपको कर है वो है पादरी जो थे वो राज्य के कर को अदा नहीं करते थे, उन्हें इसकी छूट थी। प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी और दूसरे स्टेट में शामिल कुलीन वर्ग के लोगों को कर की छूट मिली हुई थी, जबकि तृतीय स्टेट के अंतर्गत शामिल सभी लोगों को कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइल जो है ऑप्शन बी ये प्रत्यक्ष कर था। याद रखिएगा टाइल और टाइप में अंतर है। तो प्रत्यक्ष कर की जहां भी बात आएगी वहां पे हम टाइल का नाम लेंगे। राज्य द्वारा सीधे तौर पर लिए जाने वाला कर को ही टाइल कहा जाता था। टाइल एक प्रकार का धार्मिक कर था। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझाया है। टाइल जो है वो राज्य द्वारा सीधा लिया जाता था, डायरेक्ट पे करना पड़ता था, लेकिन टाइप जो था वो धार्मिक कर था जो पादरी वगैरह वसूलते थे। मतलब कि जो प्रथम स्टेट के लोग थे उनके द्वारा टाइप लिया जाता था और जो राज्य था जो राजा था उसके द्वारा टाइल लिया जाता था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? जो चर्च द्वारा लिया जाता था जो धार्मिक कर था उसे हम टाइड कहते हैं। चर्च द्वारा लिया जाने वाले कर को ही हम टाइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या थी 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ जनसंख्या थी। वर्ष 1715 में फ्रांस की जनसंख्या जहां 2.3 करोड़ थी वही 1789 तक बढ़कर ये 2.8 करोड़ हो गई थी। ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी तो 2.8 करोड़ थी, लेकिन वही अगर 1715 की बात की जाए तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 2.3 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? ये जो बुक था इसको किसने लिखा था? इसे जॉन लॉक ने लिखा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉन लॉक ने लिखा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। जॉन लॉक ने क्या लिखा था? टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक बुक का रचना इन्होंने किया था। जॉन लॉक ने टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राज्य के दैवी और निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांतों का खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉज के अगर लेखक की बात करें तो इनके लेखक का नाम था मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको समझने की बात है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। 1789 में इसका गठन हुआ था। 1789 में आह्वान पर तृतीय स्टेट असेंबली का गठन 20 जून 1789 को किया गया। इसका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया था। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ भी था और 14 जुलाई को वास्तविक पर क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया गया और इसे 14 जुलाई को ही फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाने लगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस का संविधान कब बना था। तो ये फ्रांस का संविधान जो है 1791 बना था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। 1789 में स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इस असेंबली का नेतृत्व मेरा मियाबो और आबे सिए ने किया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य था संविधान तैयार करना, जो 1791 में पूरा हो गया था। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस गणराज्य कब बना। फ्रांस गणराज्य बना था 1792 में। 1792 में जो है वो फ्रांस गणराज्य बन गया। 1789 में हुए क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि 1791 में फ्रांस में संविधान बना और 1792 में फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ। 1793 में ही लुई 16वें को फांसी भी दे दी गई थी। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट MCQ आपके तैयार हो जाते हैं कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी और फ्रांस गणराज्य कब घोषित हुआ था और वहाँ पे इसका प्रभाव कब पड़ा था। तो ऑप्शन इनके सभी देखिएगा, क्योंकि इससे भी कई सारे MCQ आपके तैयार होके आते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 1804 में बना था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। 1792 में जब फ्रांस की गणराज्य घोषित हुआ तो 1793 में लुई 16वें को फांसी दे दिया गया था। तत्पश्चात क्रूर शासक रोबेस्पियर को भी 1793 में गुलिटीन कर दिया गया। उसके बाद फ्रांस पर बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस में युद्ध में शामिल होना पड़ा। अंततः सत्ता नेपोलियन के हाथों में आई। उन्होंने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ये था नेपोलियन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। वाटरलू की लड़ाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन ने किया था, जो हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। 18 जून 1815 को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की सेना का सामना ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेना से हुई। मतलब देख लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है और हंगरी, ये सब एक साथ मिलके नेपोलियन से युद्ध करने के लिए अपनी सेनाओं को एकत्रित कर लिए, जिसके पश्चात नेपोलियन की वहाँ पे हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखा था। इस पुस्तक में रूसो ने सभी के मत देने के अधिकार के बारे में लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीसरा स्टेट क्या है। नाम से प्रचार पुस्तिका किसने लिखी थी। पम्पलेट जो छापते हैं हम लोग नाम के प्रचार करने के लिए, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आबे सिए ने ही तीसरे स्टेट का नाम रखा था। तीसरा स्टेट नाम से आबे सिए ने एक प्रचार पुस्तिका छपवाई थी। इस पम्पलेट से लोग तीसरे स्टेट की हकीकत जान सके, ये उनकी कोशिश थी, जिससे विद्रोह को हवा मिली। और आबे सिए मूलतः वो जो आबे सिए जिसकी बात हम इतने देर से कर रहे हैं, वो खुद ही फर्स्ट स्टेट का बंदा था। वो एक पादरी था, लेकिन सच्चाई और मानवता के नाते उसने तीसरे स्टेट के लोगों का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो सही कथन जो है वो है 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। 25 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पुरुष की सक्रिय नागरिक कहे जाते थे, जिन्हें वोट देने का अधिकार था। वोट देने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष को ही था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। इस प्रकार फ्रांस में सक्रिय नागरिक की संख्या सिर्फ 40 लाख ही थी, जबकि कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। अब बताइए कि जहाँ पे कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ हो और वहाँ पे सिर्फ नागरिक 40 लाख को ही वोट देने का अधिकार हो, तो ऐसे में एक अच्छा सरकार कैसे बनेगा। कभी भी नहीं बनेगा एक अच्छी सरकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैकोबियन क्लब क्या था। जैकोबियन क्लब के बारे में भी आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। जैकोबियन क्लब जो था वो छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर है। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के गरीब वर्ग के लोग ही थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, सफाई करने वाले, नौकर, बिहारी, मजदूर इत्यादि ही शामिल थे।
आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुई 16वें के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? अगर यहाँ पे बात करें लुई 16वें के पतन की, तो यहाँ पे जो उसके बाद जो छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता था वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। लुई 16वें के पतन के बाद फ्रांस की स्थिति में बहुत सुधार तो नहीं हुआ था। वोट देने का अधिकार मुख्यतः अमीरों को ही था। इसके बाद जैकोबियन क्लब भी बना जिसके सदस्य छोटे दुकानदार तथा कारीगर थे, और इसी के नेतृत्व करता था कौन? मैक्समिलियन रोबेस्पियर, जो इसका नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतंक का राज स्थापित किसने किया था? आतंक का राज स्थापित किया था रोबेस्पियर ने। 1793 से 1794 के बीच के कार्यकाल को फ्रांस में आतंक के राज के नाम से ही जाना जाता था। रोबेस्पियर के नियंत्रण और दंड की नीति जो अपनाई थी वो बहुत ही कठोर था। रोबेस्पियर ने कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दल के लोगों को उनकी कार्यशैली से असहमति रखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया गया तथा क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला गया। जो दोषी पाए गए उन्हें बुलेटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया गया। ये बहुत ही खौफनाक तरीका था रोबेस्पियर का। क्या हुआ कि जब शुरुआत में फ्रांस के राजा ने फ्रांस के जनता को 3 भागों में बांट दिया, तो पहला था प्रथम भाग जो था वो था पादरी का, दूसरा कुलीन और तीसरे ये लोग। जब तीसरे लोग की सत्ता आई तो इन्होंने पहले और दूसरे लोगों को जो स्टेट थे उनके लोगों को सरकलम कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतने देर से हमने गुलेटिन कहा। गुलेटिन क्या है? तो गुलेटिन सर को धड़ से अलग करने वाले मशीन का नाम था। अब आइए जानते हैं गुलेटिन क्या होता है। गुलेटिन 2 खंभों से बीच लटकते हुए आरी वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गुलेटिन के नाम पर ही पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर का गुलेटिन पर कब चढ़ाया गया था? जो रोबेस्पियर थे उसे कब गुलेटिन किया गया? तो 1794 में मैक्समिलियन रोबेस्पियर को भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया था जिस कारण उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे। अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसे भी गुलेटिन कर दिया गया, इसे भी खत्म कर दिया गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1946 में जाके फ्रांस में महिलाओं को मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं के लंबे समय के बाद 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? देखिए, कन्वेंशन में जो है वो दासों की मुक्ति का कानून जो है 1794 में पास किया था। इसको जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में दास प्रथा का उन्मूलन एक था। 1794 में दास प्रथा के संबंधित कानून भी बनाया गया था जिससे दासों के जीवन में सुधार आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज होती है? ये कहा था सुमेत ने। ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर है। इन्होंने कहा था कि अगर पुरुष बनने की इच्छा महिलाएं रखती है तो वो निर्लज्ज है, मतलब उन्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अब सुमेत कौन था? सुमेत जैकोबियन क्लब समर्थित राजनीतिज्ञ था। उन्होंने महिला क्लबों को बंद करने को उचित ठहराया था। उन्होंने पुरुषों से कहा था कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, इन सबों पर तुम्हारा साम्राज्य है। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व, सुखद दायित्व, यही है तुम्हारा कार्य। मतलब उन्होंने महिलाओं को घर के कामों को करने के लिए कहा। उन्हें ये पसंद नहीं था कि महिलाएं बाहर जाए या बाहर के कार्यों को संपन्न करें। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बास्तील में यह फ्रांस के किले की एक जेल थी, ये भी सही है। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे, ये भी सही है। ये सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और सारे उत्तर इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लुई 16वां किस राजवंश से संबंध रखता था? लुई 16वां जो है वो बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1794 ईस्वी में आसीन हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे?
अगर 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे तो वो थे सम्राट। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। तो पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में जो है वो पाव रोटी की महंगी कीमतों के विरोध में दर्शन कर रहे थे। देखिए फ्रांस जो है वहाँ पे ज़्यादातर ब्रेड खाया जाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ जो ब्रेड होता है जिसे हम पाव रोटी के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोग का भोजन ही यही हुआ करता था। लेकिन उसका रेट इतना बढ़ गया, दाम इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग उसे खा नहीं पा रहे थे। लोग गरीब, एक तो गरीब थे, ऊपर से गांव देहात में कौन इतना पैसा किसके पास होता है यार। अभी हमारे भारत का ही देख लीजिए, महंगाई तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आकाश फाड़ के उस पर ऊपर चला जाएगा। लोग इतने परेशान हो रहे हैं महंगाई को लेके। ऐसा ही कुछ पेरिस के देहाती एरिया में भी था जिसके ऊपर लोग विरोध कर रहे थे। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे। देखिए 18वीं सदी में जो फ्रांस के किसानों हैं उनसे स्कूली शिक्षक के रूप में काम नहीं करवाया जाता था, उन्हें टीचर नहीं बनाया जाता था, उन्हें टीचर बनाने पर मनाही था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस के किन स्टेटों को करों की छूट प्राप्त थी। तो फ्रांस के प्रथम एवं द्वितीय स्टेट जो थे उनको कर की छूट प्राप्त थी, उन्हें कर नहीं देना पड़ता था, सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों को कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने के क्या कारण थे। क्योंकि फ्रांस में लंबे समय से युद्ध चल रहे थे। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। फ्रांस में लंबे समय से वो लोग मारपीट लड़ाई कर रहे थे जिस कारण से फ्रांस का जो है वो राजकोष खाली हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उनके प्रतिनिधि के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। जॉन लॉक ने रखा था। ऑप्शन डी जो है इसका वो बिल्कुल सही उत्तर है। जॉन लॉक ने ही इसका प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे। देखिए ये जो था वो था स्टेट जनरल। इन स्टेट जनरल के पास तीनों राजनीतिक संस्था को अपने अपने कामों को भेजने का पूरा हक था। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। फ्रांस में जो 1791 में संविधान था उसमें बोलने की आज़ादी नहीं थी लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहत हुई। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु इन्होंने आवाज़ उठाया था और इसके साथ साथ सम्राट के शक्तियों को भी सीमित करने का इन्होंने फरमान बताया था। मतलब इन्होंने कहा था कि सम्राट के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो निरंकुश शासन करे, उनकी शक्तियों पर पाबंदी करने वाला एक कानून लाओ, एक संविधान लाओ। तो ऑप्शन ए और बी आप दोनों इसके सही उत्तर कह सकते हो। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था। वो किया था 1789 में। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा है। जैकोबियन क्लब था। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब जैकोबियन क्लब था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस आरोप में लुई 16वें की मौत की सजा सुनाई गई थी। राजद्रोह के मामले में। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। राजद्रोह के मामले में लुई 16वें को मौत की सजा अर्थात गुलेटिन की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन लोग जैकोबियन क्लब के सदस्य नहीं थे। तो जैकोबियन क्लब के सदस्य कारीगर नहीं थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। जैकोबियन क्लब के सदस्य कारीगर नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उन देशों के नाम दीजिए जिसके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। वो थे प्रसा और ऑस्ट्रिया। ये दो देश थे जिसके खिलाफ 1792 में नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैकोबिन का नेता कौन था। जैकोबिन के नेता रोबेस्पियर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है फ्रांस में कितने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत किया। तो वो किया था कन्वेंशन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी कन्वेंशन ने किया था राजतंत्र का अंत और एक गणतंत्र को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह किसने कहा था। ये कहा था वाल्टेयर ने। वाल्टेयर। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है।
और वॉल्टेयर का कहना था कि 100 चूहों का यदि आप शासन लेते हैं, इससे बढ़िया है कि एक सिंह का शासन आप ले, वो उत्तम शासन करेगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप इन सारे एमसीक्यू को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, यदि आपको इन सभी प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी आई हुई तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इससे उत्तम तरीके से समझाने की कोशिश किया जाए। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।